हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडी के एग्जाम स्टडी में, जहां पे आज शुरू हो रही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी बोलना सीखें बहुत ही आसानी से। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, देर ना करते आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं अपने साधारण बोलचाल में, इंग्लिश बोलने का तरीका किस हिसाब से इंग्लिश बोलनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, वो सब आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे भी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का चैप्टर है एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जब हम हिंदी के किसी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने के उसके अपने नियम होते ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नियम वाक्य के सेंस पर आधारित होते हैं, वाक्य की बनावट यानी कंपोजिशन पर नहीं। कैसे इसलिए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य के सेंस पर भी ध्यान रखना चाहिए और तभी इन नियमों का उपयोग करना चाहिए तो बेहतर होगा। इसी प्रकार जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वहाँ भी यही नियम लागू होता है, और हम जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं उस अंदाज में ही वाक्य की इंग्लिश कंपोजिशन होनी चाहिए और रूल भी। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है कि स्पोक इंग्लिश में सामान्यतः कुछ भी गलत नहीं होता, पर इतना अवश्य है कि यदि वाक्य की इंग्लिश कंपोजिशन बदल जाए तो उस वाक्य के कहने का अंदाज व उसका अर्थ अवश्य बदल जाएगा। जैसे यदि हम तीन वाक्यों पर विचार करें, कैसे व्हाट डज ही डू और व्हाट ही डज और ही डज व्हाट, तो क्या होगा कि पहला वाक्य सीधा सीधा प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति क्या करता है, कि व्हाट डज ही डू, यानी कि वह क्या करता है। दूसरे वाक्य में वह क्या करता है, यही प्रश्न किया गया है, परंतु यहाँ प्रश्न करते समय कुछ हद तक वह क्या करता है यह जानते हुए भी अनभिज्ञता यानी कि अनजान जाहिर करते हुए प्रश्न पूछता है, अर्थात प्रश्नकर्ता उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखता है और वह पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तीसरे वाक्य का भी वही अर्थ है जो पहले और दूसरे वाक्य का है, परंतु यह वाक्य यहाँ प्रदर्शित करता है कि आप क्रोध में हैं और आगे भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अचानक बीच में रुक जाते हैं। ठीक है। साथ ही दूसरा और तीसरा वाक्य वह जो कुछ भी करता है का रूप लिए हुए है, और इस अर्थ में प्रसन्नवाचक होते हुए भी वह सामान्य ही रहेगा। इसी प्रकार वह कितना पानी पी लेगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास इंग्लिश की, एकदम जीरो से शिखर की ओर लेकर चलेंगे, एकदम पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए चलेंगे। अब आए हैं हिंदी कंपोजिशन। हिंदी कंपोजिशन में क्या है? हिंदी कंपोजिशन में वर्ब क्या है? गी, यानी करेगी। गी का वर्ब फ्यूचर टेंस में आता है, यानी जो हम बोलते हैं क्या काम करेगा या हम ये काम करेंगे, तो करेंगे या गी या गे, वो जो है फ्यूचर टेंस में ही आता है। सेंस क्या होता है? द एबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वह कितना पानी पी सकती है। ठीक है, वह कितना पानी पी सकती है। इसलिए इंग्लिश कंपोजिशन सेंस पर आधारित होती है। सेंस पर किस पर आधारित होती है? मतलब सेंस पर आधारित होती है। जैसे हाउ मच वाटर कैन सी ड्रिंक। ठीक है, हाउ मच वाटर कैन सी ड्रिंक, वह कितना पानी पी सकती है। ठीक है, वह कितना पानी पी सकती है। मैं अंग्रेजी में बोलूँ कि यह वाक्य हमारे सामने सेंस प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, ठीक है, शोइंग द कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी दर्शाई गई है, यानी कि क्षमता दर्शाई गई है कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? शोइंग द टेकिंग ऑफ ए परमिशन, यानी कि यहाँ पे जो है परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना होगा। नेक्स्ट, शोइंग द एंगर, यानी गुस्से में आकर क्या मुझे अंग्रेजी बोलना होगा, कि विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा, एंग्री होकर, गुस्से में। इसी प्रकार यदि कोई वाक्य भविष्य में होने वाले किसी कार्य और योजना को प्रकट करे, ठीक है, तो उसे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? ऑक्सिलरी प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब की इन फॉर्म में बनाना चाहिए, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे मैं अगले वर्ष में अपनी परीक्षा दूंगा, एक निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है? एक निर्णय लिया गया है कि मैं अगले वर्ष अपनी परीक्षा दूंगा, तो आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं अपने अगले साल में परीक्षा दूंगा। ठीक है। एक बात और स्पोक इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका सेंटेंस छोटा और सरल शब्दों में युक्त हो। ठीक है, छोटे और सरल शब्दों से युक्त हो। जहाँ तक हो सके कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तभी कठिन शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अब हम वाक्य के उस सामान्य संरचना यानी जनरल कंपोजिशन पर विचार करते हैं जिसके अनुसार अंग्रेजी में वाक्य बनाने की रचना की जाती है।
जिसके अनुसार अंग्रेजी में वाक्य की रचना की जाती है। वो साधारण सी कंपोजिशन, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, जनरल कंपोजिशन, साधारण संरचना, ठीक है। क्या है, कैसे बनता है? एडवर्ब होता है प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, सॉरी दोस्तों, प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लस टाइम। ये बहुत ही साधारण सा जर्नल कंपोजिशन है। इसे एक बार देख लें ध्यान से, और फिर आप जो है अंग्रेजी में बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये समस्त शब्द एक ही वाक्य में साथ आए, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि ये समस्त शब्द जो है एक ही वाक्य में एक साथ आए। यदि एक साथ आ भी जाते हैं तो इंग्लिश कंपोजिशन यही होगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अधिकतर वाक्य छोटे होते हैं, यह होने चाहिए। इसलिए इस जर्नल कंपोजिशन में से छोटे रूप में निम्नलिखित उपयोगी कंपोजिशन बनेगी। कैसे बनेगी देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ए देखिए, एडवर्ब प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। बी में देखते हैं, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, सिंपल सा। और देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस मैनर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आगे वाक्य संरचना करने में समस्या ना खड़ी हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट देखते हैं, जहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ उससे तात्पर्य यह है कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक, ठीक है। दूसरी नोट देखते हैं कि हर टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों की इंग्लिश कंपोजिशन एक जैसी ही रहती है, ठीक है। यदि वाक्य जो है नकारात्मक हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी होगी, नोट और प्लस वर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखते हैं, वाक्य देख लेते हैं कुछ, ठीक है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई हो तो क्या होगा, ऑक्सिलरी होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यदि वाक्य साथ में नकारात्मक भी है तो ऑक्सिलरी होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जब क्या या अन्य कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, यही सब होगा। नेक्स्ट क्या, अनभिज्ञता जाहिर करते हुए प्रश्न पूछा, यानी कि अनजान बन के प्रश्न पूछना, तो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, और के लगा के इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी आएगा, एडजेक्टिव या नाउन आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, व्हाट ही डज, है क्या करता है, ठीक है। वाई माने की माने तुम, डू माने करते हो, दिस माने तुम ये है क्या करते हो, ठीक है। वाई आई एम ए फूल, वाई माने क्यों, आई माने मैं, एम माने हूँ, ये माने फूल माने बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ या क्यों मैं बेवकूफ़ हूँ। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन क्लास। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रोध जाहिर करते हुए प्रश्न पूछना, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं, ही डज व्हाट, ठीक है, यू लव व्हाट। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है बच्चों, ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों। आगे आगे देखना, हम इतनी बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश समझाएंगे कि आप जो है 1 से 2 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा, आपको निरंतर हमारी क्लास देखनी होगी, निरंतर आकर क्लास अटेंड करनी होगी,
पर डे पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। नकारात्मक वाक्य की बेहतर अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? यदि नकारात्मक अभिव्यक्ति कभी नहीं या कदापि नहीं से करनी हो तो सब्जेक्ट वर्ब और नेवर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस नेवर, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं कभी भी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। मैं कभी भी व्याख्या नहीं करता, तुमने कहा तब कर दी, वरना मैं कभी भी व्याख्या नहीं करता, तो इसमें क्या होगा? आई एक्सप्लेन नेवर, यानी कि मैं कभी भी व्याख्या नहीं करता। सेकंड में क्या है? तुम इसे कदापि नहीं कर सकते, यानी कि यू कैन डू दिस नेवर। यदि नकारात्मक वाक्य दो क्रियाओं के साथ हो तो क्या? सब्जेक्ट आएगा, मैन वर्ब आएगी, नोट आएगा, नोट के साथ टू आएगा, फिर सबऑर्डिनेट वर्ब आएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा, ठीक है। जो वर्ब वाक्य के अंत में आती है यह मैन वर्ब कहलाती है। जो वर्ब वाक्य के बीच में आती है वो सबऑर्डिनेट वर्ब कहलाती है। जैसे सबऑर्डिनेट वर्ब अक्सर जो है वर्ब प्लस ना या वर्ब प्लस ने के रूप में होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैं सुधरना भी नहीं चाहता, आई वांट नॉट टू इम्प्रूव, ठीक है। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है ये। आई डू नॉट वांट टू इम्प्रूव, ये सामान्य अभिव्यक्ति है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, साधारण। जब एक वाक्य में दो वर्ब आए तो क्या करेंगे? जब एक वाक्य में दो वर्ब आ जाएं तब क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस टू प्लस सबऑर्डिनेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह जो कुछ आता है वो सब आ जाएगा। जितना भी वाक्य में होगा वो सब लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि मैं हंसना चाहता हूँ, अब मैं हंसना चाहता हूँ। तो हंसना चाहते हो भैया, हंसो कौन? किसने रोका है? कि नाउ आई वांट टू लाफ, नाउ नाउ आई वांट टू लाफ, अब मैं हंसना चाहता हूँ। वेरी सिंपल, ठीक है। जब दिए हुए वाक्य की हिंदी कंपोजिशन इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? वर्ब प्लस ने पोजीशन, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब या नाउन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए नोट देखते हैं, यहाँ जो प्रोपोजिशन दी जाती है, जो प्रीपोजिशन दी जाती है वह किसी वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव या फिक्स प्रीपोजिशन होती है जो उससे अलग नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसी अवस्था में हमेशा सबऑर्डिनेट वर्ब या इंग की फॉर्म आती है, और यदि वह फिक्स प्रीपोजिशन टू हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।